हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एक्शन पोटेंशियल का कैसे नर्व से ट्रांसमिशन होता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से पता चल रहा है नर्व और मसल का जंक्शन है। सो इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व एंड द स्केलेटल मसल फाइबर। और इसी वर्ड के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्ड के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, दैट इज़ दी मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट क्या है? मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पर कि मोटर नर्व सार्कोप्लाज्म के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, सो मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पर मोटर नर्व एक कॉन्टैक्ट बनाता है सार्कोप्लाज्म के साथ। और हर मोटर एंड प्लेट में सिर्फ एक नर्व फाइबर होता है। ठीक है, इसको फोटो से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा मोटर एंड प्लेट है और ये पूरा तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, ये पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और ये स्पेसिफिक पार्ट जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर दैट इज़ दी मोटर एंड प्लेट, जहाँ पर कि ये नर्व जो है ये कॉन्टैक्ट कर रहा है इस सार्कोप्लाज्म के साथ, दैट इज़ दी मोटर एंड प्लेट। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो ये पूरा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और ये जो स्पेसिफिक पार्ट है दैट इज़ दी तुम्हारा मोटर एंड प्लेट। ठीक है, जहाँ पर कि नर्व जो है कॉन्टैक्ट कर रहा है सार्कोप्लाज्म के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो फ्लो चार्ट है, इस चीज़ को जो इवेंट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होने वाले इवेंट्स को ये फ्लो चार्ट में दिया है। हम अब लोग इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर इस फ्लो चार्ट पे वापस आते हैं। ठीक है, तो इसको देखते पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा नर्व में क्या क्या हुआ उसको हम लोग देखेंगे, कैसे फिर जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले न्यूरॉन में एक नर्व में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। कैसे हुआ कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ऊपर लिंक फ्लैश हो होगा, एक बार जा करके चेकआउट करो अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो अब कैसे इसके आगे हुआ एक्शन पोटेंशियल होने के कारण अब आगे क्या हुआ। तो देखो, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ उसके कारण तुम्हारा सोडियम चैनल्स हम लोग जान रहे थे खुल रहा था। सोडियम चैनल्स के कारण क्या हुआ, सेल डिपोलराइज कर रहा था। उस डिपोलराइजेशन के कारण क्या हुआ कि तुम्हारे कैल्शियम चैनल्स का थ्रेशोल्ड रीच हो गया। कैल्शियम चैनल्स का थ्रेशोल्ड रीच हुआ और कैल्शियम चैनल्स अंदर आने लगे, कैल्शियम आयंस अंदर आए। ठीक है, कैल्शियम आयंस अंदर आए। ठीक है, ये तो एक इवेंट है। तो न्यूरॉन्स के अंदर ये होते हैं वेसाइकल्स, जिसको कहते हैं हम लोग साइनेप्टिक वेसाइकल्स। इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स में होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि है एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन आया कैसे? तो एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में और कोलिन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने तो बना लिया एसिटाइल कोएंजाइम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया से आ गया तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में, और कोलिन आया कोलिन रिसेप्ट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू फ्रॉम दी आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ से आया तुम्हारा कोलिन। तो तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में और कोलिन मिल करके बनाया एसिटाइल कोलिन और कोएंजाइम में बाहर आ गया। ठीक, तो तुम्हारा एसिटाइल कोलिन इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर गया, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर गया, और ये तुम्हारा सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर अपना एसिटाइल कोलिन जो भी कंटेंट है एसिटाइल कोलिन जो है उसको बाहर की तरफ डाल दिया। ठीक है, और फिर वो वहाँ से आगे जाएगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये है, यहाँ पे कैल्शियम का रोल क्या है। तो कैल्शियम का रोल जाने से पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि व्हाट आर स्नेयर प्रोटीन्स। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का, ये पिंक कलर का, ब्लू कलर का, दीज आर कॉल्ड दी स्नेयर प्रोटीन्स। तो स्नेयर का मतलब होता है स्नैप रिसेप्टर्स। ठीक है, स्नैप रिसेप्टर प्रोटीन्स। दो तरह के स्नेयर प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है वी स्नेयर्स एंड टी स्नेयर्स। वी का मतलब वेसाइकल। तो जो तुम्हारे वेसाइकल्स पे प्रेजेंट है, ये दो जो तुम देख रहे हो वेसाइकल्स पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड दी वी स्नेयर, जिसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है सिनेप्टोब्रेविन एंड सेकेंड इज दी सिनेप्टोटेगमिन, दैट इज दी सिनेप्टोटेगमिन एंड सिनेप्टोब्रेविन। फिर जो टी है जो कि तुम्हारा मेम्ब्रेन पर है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, दैट इज दी सिंटैक्सिन एंड दी स्नैप 25, दैट इज दी स्नैप 25। तो होता ये है कि जब तुम्हारा ये वेसाइकल फ्यूज़ होने लगता है तो वेसाइकल फ्यूज़ होने में यही प्रोटीन्स का यूज़ है। जैसे कि होता ये है कि तुम्हारा सिंटैक्सिन जो है वो सिनेप्टोब्रेविन के साथ फ्यूज़ करता है और स्नैप 25 सिनेप्टोब्रेविन के साथ फ्यूज़ करता है और पुल करता है इस वेसाइकल को अपनी तरफ। ठीक है, पुल करता है वेसाइकल को अपनी तरफ और उसको फ्यूज़ करवा देता है मेम्ब्रेन के साथ, जिसके कारण तुम्हारा इसका जो कंटेंट्स है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो कैल्शियम का क्या रोल है? तो कैल्शियम का रोल यहीं पर आता है। कैल्शियम क्या करता है कि इस टी स्नेयर और वी स्नेयर प्रोटीन्स के बाइंडिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? टी स्नेयर
और बी स्नेयर के बाइंडिंग में हेल्प करता है, जिसके कारण की एक्सोसाइटोसिस फैसिलिटेट होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन था कैल्शियम आयन का। ठीक है, तो अब तुम्हारा एसिटाइल कोलिन तो आ गया कहाँ पर आ गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे आ गया। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, तो ये खाली जगह जो है पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है दैट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर आ गया तुम्हारा एसिटाइल कोलिन। तो अब एसिटाइल कोलिन कहाँ जाएगा, ये तुम्हारा मस्कुलर सेल है, ये सार्कोप्लाज्म है, सार्को, तो ये क्या है, ये है सार्कोलेमा, ये है सार्कोलेमा, मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर तुम्हारा है बहुत सारा स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले देखेंगे क्या है ये स्ट्रक्चर, निकोटिनिक रिसेप्टर 1 है जो कि एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। ये पेंटामेरिक है, 5 सब यूनिट से मिला है, जो कि है अल्फा 2, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जाता है इस निकोटीन रिसेप्टर पर काम करता है, ये लाइगेंड है, इस लाइगेंड पे ये रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है, जिसके कारण सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस जो है बाहर से अंदर की तरफ आने लगते हैं। सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि तुम्हारा सेल डिपोलराइज करना शुरू कर देता है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाता है फॉर दी सोडियम चैनल्स। ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है इनका थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है, जिसके कारण इनका गेट्स खुल जाता है और सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आने लगते हैं, जिसके कारण तुम्हारा सेल फर्दर डिपोलराइज करता है और एंड प्लेट पोटेंशियल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एंड प्लेट पोटेंशियल का फॉर्मेशन होता है। एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल, जो हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, इससे पहले वीडियो में, कि ये ग्रेडेड पोटेंशियल है। ठीक है, एंड प्लेट पोटेंशियल एक ग्रेडेड पोटेंशियल है। इसके कारण ये होता है कि एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है, एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है ये जाता है तुम्हारा सार्कोलेमा के थ्रू, जाते 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 तुम्हारे ट्रांसवर्स टिब्यूल्स के थ्रू जाता है। इस ट्रांसवर्स टिब्यूल्स के थ्रू जाने से क्या होता है कि तुम्हारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, कैसे एक्टिवेट करता है, अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि कैसे एक्टिवेट करता है। देखो, तो ये तुम्हारा सार्कोलेमा है, ठीक है, ये सार्कोलेमा है और यहाँ पर तुम्हारा डिपोलराइजेशन जो है, डिपोलराइजेशन वेव यहाँ पर आया। इसके कारण क्या हुआ, तुम्हारा जो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर है, ये क्या है, ये जो है, ये तुम्हारा ब्लैक कलर का जो है, ये दैट इज दी डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हुआ। ये क्या करता है, तुम्हारे रायनोडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, रायनोडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के कारण क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, कैल्शियम का एक्सपल्शन होता है बाहर की तरफ। ठीक है, एक्सपल्शन हो रहा है, बाहर निकल रहा है कैल्शियम। ठीक है, और फिर ये कैल्शियम जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कि कैसे तुम्हारा न्यूरॉन से जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट हुआ और मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज दी ट्रायड। ट्रायड किसको कहते हैं, 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ट्रांसवर्स टिब्यूल को एक साथ हम लोग तीनों को मिला के कहते हैं ट्रायड। ट्रायड मीन्स 3, तो 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ट्रांसवर्स टिब्यूल, तीनों को एक साथ कहते हैं ट्रायड। अब आते हैं इस फ्लो चार्ट को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले नीचे की तरफ आया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुला, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स एक्टिव जोन में मूव किया, वी स्नेर और टी स्नेर प्रोटीन्स बाइंड किया, एक्सोसाइटोसिस हुआ और क्वांटल रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन बाइंड किया रिसेप्टर से, सोडियम और कैल्शियम चैनल्स मायोसाइट में आया, एंड प्लेट पोटेंशियल का जनरेशन हुआ और एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया सार्कोलेमा में। ठीक है, ये था पूरा स्टेप्स तुम्हारा कैसे होता है। और ये जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं पोटेंशियल वर्सेस टाइम का, ये है तुम्हारा मसल्स का। ठीक है, ये मसल सेल के लिए, ये मसल सेल के लिए यहाँ पर देखो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट का है। और यहाँ से देखो ये तुम्हारा बड़ा थ्रेशोल्ड पर आया, -55 थ्रेशोल्ड पर आया। यहाँ से फिर सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, +30 पे गया, यहाँ से रिपोलराइजेशन हुआ, पोटेशियम चैनल्स खुला, वापस तुम्हारा रिपोलराइजेशन हो गया। तो अब आते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। तो एसिटाइल कोलिन जो तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट किया, उसके अलावा बहुत सारा जो एसिटाइल कोलिन है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, अपने एक्शन के बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगा। तो वो 2 चीज़ होगा उसके साथ, या तो एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय हो जाए बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, या तो हो सकता है कि वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ही बाहर चला जाए, डिफ्यूज आउट कर जाए और अब वो अवेलेबल नहीं हो एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन अब टूटेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कोलिन में और ये कोलिन री अपटेक हो जाता है रीयूज करने के लिए। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग कुछ ड्रग्स के बारे में देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो जो ड्रग्स एक्ट करते हैं उसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, बट एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं। इसमें से हम लोग कुछ जो ड्रग्स है वो फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या नाम है, बस ओवरव्यू देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो पहला है प्री साइनेप्टिकली, एक होता है साइनेप्टिकली और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिकली एक्टिंग ड्रग्स। प्री साइनेप्टिकली जैसे कि तुम्हारे सोडियम चैनल्स को बंद कर देगा, पोटेशियम चैनल्स को बंद कर देगा। तो तुम्हारा सोडियम चैनल्स को जो ब्लॉक कर दे, एक आता है टेट्रोडोटॉक्सिन। ठीक है, टेट्रोडोटॉक्सिन नाम याद नहीं भी हो इट्स ओके, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज द टेट्राइथाइल अमोनियम। फिर आता है तुम्हारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आता है कोनोटॉक्सिन्स। और फिर है तुम्हारा कि एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स को प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करने में प्रिवेंट करने वाला कौन है, दैट इज द बोtulinum टॉक्सिन। देखेंगे आगे कि बोtulinum टॉक्सिन काम कैसे करता है। ये था प्री साइनेप्टिकली, साइनेप्स से पहले। ठीक है, फिर आता है पोस्ट साइनेप्टिकली, सिनेप्स के आगे, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिकली कौन कौन सा है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला, जिसमें क्यूरारिफॉर्म ड्रग्स, क्यूरारी ड्रग्स और बेंगेरोटॉक्सिन है। दूसरा है कि एसिटाइल कोलिन के जैसा ड्रग जो कि उसकी तरह ही फंक्शन करता है लेकिन फर्दर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, तो मेथाकोलिन, कार्बाकोल और सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, इनिशियली कैसे, देखो ये कैसे काम करता है, तो इनिशियली क्या करता है, ट्विचिंग कॉज करता है, फिर परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन करने के कारण पैरालाइज कर देता है मसल को ड्यू टू फटीग। ठीक है, पैरालाइज हो जाता है मसल। क्या होता है, इनिशियली ट्विचिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बार बार एसिटाइल कोलिन की तरह परसिस्टेंटली एक्ट कर रहा है, और चूंकि ये सब तुम्हारा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के कारण डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ये क्या होता है, तुम्हारा बार बार लगातार एक्ट करते रहता है, जिसके कारण मसल जो होता है वो डिपोलराइजेशन के कारण, लगातार डिपोलराइजेशन के कारण पैरालाइज कर जाता है। ठीक, अब बोtulinum टॉक्सिन के बारे में हम लोग देखते हैं। बोtulinum टॉक्सिन और टेटनस टॉक्सिन एक ही तरह से एक्ट करता है। क्या करता है, सिनेप्टोब्रेविन और सिनटैक्सिन, जो हम लोग देखे थे यहाँ पर, सिनेप्टोब्रेविन और सिनटैक्सिन, इस दोनों को फ्यूज ही नहीं होने देता। तो फ्यूज नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन बाहर ही नहीं आएगा, एसिटाइल कोलिन बाहर नहीं आएगा अगर, तो मस्कुलर पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता तुम्हारा डेंड्रोटॉक्सिन। डेंड्रोटॉक्सिन तुम्हारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो कि तुम्हारे कन्वर्शंस कॉज करता है, और ये ब्लैक मैम्बा के वेनम में होता है। फिर एक अल्फा बेंगरोटॉक्सिन जो कि कोबरा वेनम में होता है, ये भी तुम्हारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये था तुम्हारा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ड्यू टू दी एक्शन पोटेंशियल ट्रैवलिंग फ्रॉम द न्यूरॉन, फ्रॉम द नर्व टू द मसल। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग एग्जैक्टली कैसे होता है। ये जो वाला पार्ट था ना, कि यहाँ पर जो तुम्हारा डिपोलराइजेशन हो रहा था, एंड प्लेट पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर उससे एक्शन पोटेंशियल बन रहा था, तो ये जो फिनोमेना हो रहा था और इसके कारण जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसको कहते हैं हम लोग एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। सो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बेसिकली मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिकल इवेंट को तुम एक मैकेनिकल इवेंट से कपल कर रहे हो, जोड़ रहे हो थ्रू अ केमिकल मैसेंजर, यानी कि एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हुआ मसल में। ठीक है, पहले एंड प्लेट पोटेंशियल फॉर्म हुआ, उससे बन गया एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्शन कराया, कैसे करवाया, तो बाय द केमिकल मैसेंजर दैट इज द कैल्शियम। सो एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एक मैकेनिकल इवेंट है, बीच में एक केमिकल मैसेंजर है दैट इज द कैल्शियम। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, सबसे पहले तुम्हारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। ठीक है, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये भी ठीक है। फिर ये तुम्हारा एंड प्लेट पोटेंशियल जो है फिर एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो है वो सार्कोलेमम में ट्रैवल किया, ट्रैवल करके फिर ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जो है टी ट्यूब्यूल्स में गया। टी ट्यूब्यूल्स में जाने पर क्या हुआ कि ये टी ट्यूब्यूल्स में जब चेंजेस हुआ वोल्टेज में, तो ये वोल्टेज चेंजेस को डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया। क्या किया, डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया जो चेंजेस हुआ ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो इसके कारण ये हुआ कि कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज हुआ फ्रॉम दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया दी राइनोडिन रिसेप्टर्स, और ये कैल्शियम आयन फिर जाकर के कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट किया। ठीक है, ये था तुम्हारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, कैसे तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है वाया केमिकल मैसेंजर। अब इसको जब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में जब क्वेश्चन आ जाए, या नॉर्मली ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें जब पूछा जाए एग्जाम में, तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर एक इसका अप्लाइड पार्ट लिखना ही चाहिए, जिससे तुमको और अच्छे मार्क्स मिल सके। तो अप्लाइड पार्ट क्या है, मान लो तुम्हारे राइनोडिन रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो इससे तुम्हारा राइनोडिन रिसेप्टर ओवर एक्टिव हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को रिलीज़ करवाएगा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ करवाएगा, जिसके कारण मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
और हम लोग पढ़े थे सबसे स्टार्टिंग पहले ही लेक्चर में कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है इससे क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और बहुत ज़्यादा जब हीट प्रोड्यूस होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कि तुम रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, राइनोट्रिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दो। इसके लिए हम लोग देते हैं डेंट्रोलिन सोडियम। क्या कहते हैं? डेंट्रोलिन सोडियम देते हैं। ठीक है, अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें इतना पूरा पार्ट यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इतना लिखोगे तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ फिजियोलॉजी वाला पार्ट लिख दोगे तो तुमको एवरेज मिलेगा। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुमको अप्लाइड पार्ट तो लिखना ही चाहिए, अप्लाइड पार्ट लिखना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, जहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया तुम्हारे एक्शन पोटेंशियल को कैसे तुम्हारा मसल्स में ट्रैवल करता है, कैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। तो यही था इस पूरे वीडियो में आज हम लोगों ने कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और उसके आगे के पार्ट को जो बचा हुआ है। ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ शेयर दिस video with all your friends and give a like, and please if you have any queries, please comment in the comment box and I will try my best to solve it. So meet you in the next video. Thank you.